सर ऑटम 22 हम लोगों ने ख़त्म कर लिया अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और आपको याद होगा हम लोगों ने कहा था कि ये आपके सिलेबस का 50% है। 50% का जो पेपर है वो आपको मिलना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। इसके अलावा हमारे पास पार्टनरशिप है, हमारे पास नेगोशिएबल है, हमारे पास कुछ अदर लॉज हैं और चैप्टर नंबर 1 है जो कि लीगल सिस्टम के ऊपर बात करता है। तो 5 हिस्सों में से फर्स्ट हिस्सा जो कि ऑटोमेटिकली 50 नंबर के लिए क्वालिफाई करता है वो हम लोगों ने कवर कर लिया। ग्रेड बी और ग्रेड सी, 2 ग्रेड्स मिला के 50 नंबर के करीब कवरेज है। अब देखते हैं कि अगर हमारे सामने कंप्लीट पेपर हो तो हमें इसमें कौन से सवाल पहले करने चाहिए, पहले घंटे में कौन से सवाल करें, दूसरे आवर में कौन से सवाल करें, MCQs की अप्रोच क्या होनी चाहिए। ये पेपर है 100 मार्क्स का। सबसे पहले जब आपको पेपर मिले ICAP में तो आपने कुछ वर्किंग करनी है पेपर के ऊपर या पेंसिल के साथ। आपने आइडेंटिफाई करना है कितने सवाल ऐसे हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं पूरे पेपर में। कितने सवाल ऐसे हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कंप्लीट पेपर में से। अगर हम गौर करें तो यहाँ पे आपका फोकस वहीं पर होना चाहिए स्क्रीन पे। अगर हम गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 2 से ये कहानी शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये चैप्टर नंबर 1 से आया होगा। क्वेश्चन 2 इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये कहाँ से आया? चैप्टर नंबर 1 से। फिर क्वेश्चन 3 में मुझे लग रहा है कि कुछ सिनेरियो बना हुआ है, कुछ कहानी है, तो अभी मैं इसको नहीं पढ़ रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और सवाल देख के मुझे आइडिया हो गया कि ये कहाँ से आया, चैप्टर नंबर 4 से 3 से। इन शॉर्ट ये आया मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, ये आया मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। कितने मार्क्स का सवाल है ये? 5 और 3 8 नंबर। तो मुझे हौसला हो गया कि पेपर में 8 नंबर का एरिया आया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जो कि है स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो कि चैप्टर नंबर 1 से आया था वो था 5 नंबर के लिए। अब ये चैप्टर भी कंप्लीट क्राइमिंग बेस्ड है तो आपने इसको भी अच्छे से तैयार तो किया ही होगा। तो 8 और 5 अभी तक 13 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर मेरे सामने है। क्वेश्चन 3 को मैंने नहीं पढ़ा, हाँ रिक्वायरमेंट जल्दी से पढ़ ली। वो कह रहा है अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सवाल नहीं है। नंबर 2 ये लग रहा है सिनेरियो, तो अभी मैं इसको नहीं देख रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में गया तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें शुरू में मिलता है कंसिडर द फॉलोइंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो 5 का A पार्ट है, B पार्ट है, 2 पार्ट्स और भी हैं C और D। तो ये मुझे मिल गया एक लॉजिकल सवाल, किस में से? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से। कितने मार्क्स का है ये? 4 जमा 3 जमा 3 जमा 4 कितने हो गए? 14। 4 पार्ट्स है ना, पार्ट A है, पार्ट B है, पार्ट C और पार्ट D है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। तो ये 4 नंबर का है, ये 3 मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का है और ये 4, कुल मिला के हो गए 14 नंबर। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट A का पार्ट B और पार्ट C ये है फ्रॉम अदर लॉज, और ये तीनों सवाल क्रैमिंग बेस्ड है। तो मेरे पास क्रैमिंग में मज़ीद कुछ टैली ऐड होने लगी है। 4 5 और 4 कितने हो गए? 14। क्वेश्चन नंबर 6 स्ट्रेट फॉरवर्ड कितना मार्क्स का है? 14 मार्क्स का नहीं, 4 9 13, ठीक है। 13 नंबर मुझे यहाँ से मिल गए अदर लॉज में से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बताएं अंडर पार्टनरशिप एक्ट, अंडर
पार्टनरशिप एक्ट। तो ये सवाल मुझे कुछ लेंथी लग रहा है, इसमें कुछ सिनेरियोज भी हैं, तो इसका मतलब है कि आई कैब ने यहाँ से आपसे लॉजिकल सवाल पूछा। कितना मार्क्स के लिए काउंट कर लेते हैं। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17। तो 17 मार्क्स का एक और मेरे सामने लॉजिकल सवाल निकल गया। कहाँ से? पार्टनरशिप से, 17 मार्क्स के लिए। मैंने इसको भी साइड पे नोट कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 मुझे मिला, जो कि कुछ देखा देखा सा लग रहा है, और क्या कह रहा है? अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो 5 नंबर के लिए मैंने ये सवाल यहाँ पे क्लासीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये है मेरा अपोर्शनमेंट वाला एरिया, वही है ना? और कितना मार्क्स का सवाल है? 5 नंबर। तो ये मैंने यहाँ पे साइड पर करके लिख लिया। फिर आगे चलते हैं, पेज 6 ऑफ 6, आखिरी पेज पे हम लोग खड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ लॉजिकल क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कमिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो 4 और 3 और 2 कितने हो गए? 7 और 2 9। तो इसका मतलब है कि 9 नंबर के लिए फिर से मेरे पास एक सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। कितना मार्क्स का? 9। और एंड के ऊपर क्या पूछ रहा है? आखिरी सवाल में 2 सवाल हैं, दोनों ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। कितने मार्क्स के लिए? क्वेश्चन नंबर 10 इज स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर 9 मार्क्स, फॉर 9 मार्क्स। ज़रा काउंट कीजिए कितने नंबर आपसे पूछे गए हैं फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। शुरू करते हैं कहानी यहाँ से। 8 नंबर का एक क्राइमिंग पोर्शन पूछा, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। उन्होंने आपसे पूछा पहले 8 नंबरों के लिए, उसके बाद आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 10 9 मार्क्स के लिए। 8 और 9 कितने हो गए? 17 मार्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्राइमिंग है। कितना है? 17 नंबर। लॉजिकल में आते हैं। एक सवाल है जिसके 4 पार्ट्स हैं, वो है आपका 14 मार्क्स का। फिर एक सवाल है जो कि अपोर्शनमेंट का है, उसके कितने मार्क्स हैं? 5। और एक और सवाल है जो कि लॉजिकल लग रहा है, इसमें कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, कुछ सवाल होगा, अभी उसको पढ़ लेते हैं। ये कितने मार्क्स का है? 9। तो 14 + 5 + 9 कितने हो गए? 28। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 28 मार्क्स का मेरे पास कुछ लॉजिकल पोर्शन भी है। इसको ऐड करें, 17 और 28 को ऐड कीजिएगा। 28 38 38 और 7 40 45। ज़रा मुझे बताइए 45 100 में से हैं? ये 100 में से हैं? MCQs निकाल के हम लोगों ने देखा है, तो MCQs होते हैं 15 मार्क्स के। तो ये 85 में से 45 है। 45 आउट ऑफ 85। MCQs जब मैं देखूंगा तो आपको मैं अभी बता देता हूँ, 15 में से 10 नंबर MCQs उसने पूछे हैं फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 10 आउट ऑफ 15 MCQs हैं और 45 आउट ऑफ 85 यहाँ से उसने थ्योरी वगैरह पूछी आपसे, 3 प्लस लॉजिकल, यानी कि सब्जेक्टिव पोर्शन। तो 45 और 10 ये हो गया 55 नंबर का पेपर है। 55 नंबर का पेपर ऑटम 22 में आपसे पूछा है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कितने मार्क्स का? 55, मोर देन हाफ। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे पेपर में पास होना है तो मुझे कम से कम इसका कोई 70-80% स्कोर करना है। अगर मेरा टारगेट हमेशा 50 पे होगा कि मैंने 50 पे पास होना है, तो मैं कभी भी 50 पे नहीं पहुंच पाऊंगा। 50 पे पहुंचने के लिए मुझे कम से कम अपने माइंड में टारगेट रखना है 70 to 80% का।
यानी कि इस 55 में से मुझे कम से कम, अगर मैं इसका 80% लूँ, क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा इसका आंसर? 55 का 80% क्या होगा? का 80% क्या होगा? कम से कम मुझे 44 मार्क्स यहाँ से हासिल करने हैं, यानी कि मेरे पास 11 मार्क्स तक का मार्जिन है लूज़ करने का। अगर मुझे 50 तक पहुँचना है तो मुझे यहीं से अपने मार्क्स को गैदर कर लेना। ये एग्जैक्ट पे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, आपको मिलते हैं। MCQs है ना 15 मार्क्स के, वो तो आपके पक्के होने चाहिए, वो तो आपके पक्के सही हों तो 15 वहाँ से लें। उसके बाद थ्योरी, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, अगर मैं काउंट करूँ सारे सवाल तो 5 और 8 13, 13 और 13 और 9 35 नंबर का तो एरिया उसने पूछा ही आपसे क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 35 ये और 15 MCQs, कितने हो गए? 50। तो 50 मार्क्स अलॉन्ग विद MCQs ईजी होते हैं हासिल करने में, और 50 मार्क्स ही कुछ टेढ़े होते हैं, मगर वो टेढ़े भी उस वक्त होंगे जब आपके पास माइंड में कॉन्सेप्ट ना हो। अगर आपको पता है कि आपने लिखना क्या है, अगर आपको पता है कि आपने सॉल्व कैसे करना है, अगर आपको पता है कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके गए हैं, तो ये आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्त ये कि आपने किसी भी टाइम पे पैनिक पेपर में बैठ के नहीं होना। आराम से करें, सुकून से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना आपको आता है ना उतना ही आपके साथ वाले भाई को भी आता है, तो कभी भी पैनिक नहीं होना कि मुझे नहीं आ रहा या उसको नहीं आ रहा। जितना आता है ना आपने करना है। फिर अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी पास्ट पेपर की प्रैक्टिस अन्यवाह करनी है। ICAP ने बहुत दफ़ा सवालों को रिपीट किया है, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बदल के। इस पेपर में भी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से कोई, अगर मैं आपसे कहूँ 5, 10, 19 नंबर का पेपर है, राइट फ्रॉम पास्ट पेपर्स। 19 मार्क्स का पेपर सीधा उठाया हुआ है फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। तो 55 में से 19 नहीं, बल्कि 45 में से 19 मार्क्स का पेपर स्ट्रेट उठाया है उसने फ्रॉम पास्ट पेपर्स। तो इसकी प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छे से करनी है, सही से कर जाएं, प्लस आपने किताब पढ़ी हो, प्लस आपकी थोड़ी सी स्किल हो लिखने की, तो पेपर आप आसानी से पास कर सकते हैं। शुरू करें। तो ICAP में भी आपने सबसे पहले क्रैमिंग बेस्ड एरिया को टेस्ट कर लेना। आपने शुरू ही वहाँ से करना है जो आपको सबसे अच्छा सवाल आता है। सीक्वेंस में आने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं कि मैंने पहले 2 करना है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, नहीं। जो आता है, जिस सीक्वेंस में आता है, आप करना स्टार्ट करें, और कोशिश करें कि कहानी में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हैं वो पहले जाते साथ ही कर लें, क्योंकि ये वो सवाल होते हैं जो कि आपको बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ भूल सकते हैं। आप लोग पैनिक में माइंड से निकाल सकते हो, टाइम भी नहीं रहता। तो जो आता है वो आपने सबसे पहले कर देना है, जो आता है वो आपने सबसे पहले कर देना है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने कैटेगरी बना ली है। हमारे पास एक ये सवाल है और एक ये सवाल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखते हैं सर। सबसे पहले जाते हैं टुवर्ड्स द इजी पार्ट, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको? अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आइडेंटिफाई एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिफरेंसेस कितने? 5। कहाँ पे पाए जाएंगे? चैप्टर नंबर 4 में। 4 में जाकर देखें, एक टेबल आपको मिलता है, तो वह आपने वही टेबल एज इट इज़ उठा के कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देना है। और क्या ये सवाल हमने इससे पहले देखा था? पास्ट पेपर्स में देखा हुआ है। तो ये सवाल अगर आपने तैयार किया हो, अच्छे से लिखा हो, बार बार लिखा हो, पास्ट पेपर्स को हाथ से सॉल्व किया हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि ICAP में ये 5 नंबर लेना आपके लिए मुश्किल होंगे। तो ये फ़ायदा होता है।
पास्ट पेपर्स का, कि आपको एक पैटर्न मिल जाता है कि आई कैप इस तरह के सवालों को टेस्ट कर सकता है। अगर मैं आपको टू बी वेरी प्रिसाइज बताऊं तो ये सवाल लास्ट टाइम किस अटेम्प्ट में आया था देख लेते हैं। हम जाते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में डिफरेंसेस का सवाल आया था स्प्रिंग 13 में। स्प्रिंग 13 में 6 नंबर के लिए आई के आपने यही सवाल पूछा था कि बताएं डिफरेंसेस क्या हैं बिटवीन कोशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो स्प्रिंग 13 वाला सवाल अगर आपने सॉल्व किया हो तो ऑटम बाइस का सवाल मुश्किल तो नहीं होगा। फिर नीचे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। ये भी वही टेबल है और मज़े की बात है वही चैप्टर है। तो ये सवाल क्या पहले आया सर? आया ऑटम 11 में आया, ऑटम 11 में आया। तो ये 8 नंबर अगर आपके पक्के हैं, अगर आपके 8 नंबर पक्के हैं तो इस 8 में से आपको 8 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। आपको टिप्स पे हों कि इसके 5 डिफरेंसेस क्या हैं, आपको पता हो कि इसके 2 डिफरेंसेस क्या हैं भी 2, तो ये आपने उठा के एज इट इज़ रिप्रोड्यूस करना था। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है या है नहीं है। तो सर 8 नंबर के लिए हमें पता चल गया कि आई के अपने पिछले पेपर्स को टेस्ट किया और ये है एक ऐसा सवाल जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपने माइंड से सॉल्व करना था। आपकी अगर अच्छी क्रैमिंग बेस बनी हुई थी तो आप 8 नंबर यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। उसके बाद एंड के ऊपर हमें एक सवाल मिल गया था, याद है? क्वेश्चन नंबर 10, 504 9 नंबर के लिए। अच्छा, ये सवाल आया था चैप्टर नंबर 4 का। देखते हैं ये कहाँ से उसने पूछा। आइडेंटिफाई हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड। एक चीज। दूसरी, ऑल्सो डिस्क्राइब द टाइम फ्रेम आफ्टर विच अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड। चैप्टर कौन सा? चैप्टर 2। क्या आएगा यहाँ पे? रेवोकेशन वाली बात है। रेवोकेशन वाली बातें आएंगी जो ऑफर के बिल्कुल नीचे लिखी हुई हैं। एसेंशियल्स के बाद एक्सेप्टेंस से पहले 5 नंबर के लिए। फिर ब्रीफली डिस्क्राइब द रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस वेयर बोथ ऑफ देम हैव नॉट बीन स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या पूछ रहा है आपसे? ये क्या पूछ रहा है आपसे? पहले मेरा फैसला करें चैप्टर कौन सा, 7 है या 6 है? हाँ, 7 से आया या 6 से आया? टाइम एसेंस वाली कहानी कहाँ पे थी? टाइम और प्लेस एसेंस 7 में थी या 6 में थी? चलिए देख लें सुकून से देख लें, 7 में थी या 6 में थी? टाइम एंड प्लेस एसेंस वाली बात कहाँ पे लिखी हुई है? एक बॉक्स बना होगा, एक बॉक्स बना हुआ था, मुझे लगता है कि 6 में। याद है? टाइम अगर स्पेसिफाई ना हो तो रीजनेबल टाइम, प्लेस स्पेसिफाई ना हो तो रीजनेबल प्लेस। 7 में है, 7 से आंसर कर देंगे। तो 5 और 4 9। क्या वो आपसे पूरा का पूरा टेबल डिमांड कर रहा है? नहीं, वो सिर्फ टेबल से वो लाइनें डिमांड कर रहा है जहाँ पे टाइम और प्लेस डिसाइडेड ना हो। तो टेक्निकली आपसे क्या पूछ रहा है? उस टेबल में से कुछ कॉलम्स कौन से हैं? स्पेसिफाइड वाली बात नहीं लिखनी, उसके अलावा आपने सारी बातें उठा के लिख देनी है, इंक्लूडिंग वो बात जो कि लिखी हुई है एप्लीकेशन वाली। अगर वो स्पेसिफाइड वाले पे लिखते हैं, लिख देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, मगर कोशिश करेंगे जो उसने पूछा है ना उसी के मुताबिक रहें। हाँ, टू द पॉइंट बात करें। देखिए पहला पॉइंट क्या है? नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे, ये नहीं आएगा। प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे, एप्लीकेशन इज नीडेड, ये आ जाएगा पॉइंट। नो प्लेस इज फिक्स्ड, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और टाइम प्रिस्क्राइब, ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। तो 5 में से 3 बातें हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। डन? क्या ये सवाल पहले आके आपने पूछा? देख लेते हैं पीछे क्या हमें इस तरह का सवाल के मिल गया था। उसने आपसे
इस तरह का सवाल के पहले कभी पूछा है? पीछे पूछा है, मगर इन द फॉर्म ऑफ लॉजिकल सवाल पूछा है, मगर इन फॉर्म ऑफ लॉजिकल क्वेश्चंस। ये जाएं ज़रा स्प्रिंग 11 पे जाएं। नहीं, स्प्रिंग 11 पे जाएं, स्प्रिंग 11 पे जाएं। बिल्कुल सेम सवाल है। स्प्रिंग 11 पे जाएं ज़रा। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस वे दीज हैव बीन नॉट बीन स्पेसिफाइड, हैव नॉट बीन स्पेसिफाइड। वहाँ पे 3 मार्क्स का था, यहाँ पे 4 नंबर का। स्प्रिंग 11 का जो फर्स्ट पार्ट है मिला मिस? तो ये वही सवाल है जो कि उसने रिपीट किया है ऑटम 22 के अंदर। तो अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया हो तो आप इसको कर सकते हो। फिर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ बड़े मज़े की। चैप्टर 2 में जाएं ज़रा, चैप्टर 2 में जाएं और स्प्रिंग 12 के दोनों सवालों को पढ़िएगा। चैप्टर 2 स्प्रिंग 12 के दोनों सवालों को पढ़ें। क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन है, बस उन दोनों को उठा के जोड़ दिया, दोनों को उठा के जोड़ दिया, मार्क्स थोड़े से कम कर दिए, वहाँ 5 नंबरों का कर दिया। तो इट मीन्स कि लॉजिकल सवालों में उसके पास काफ़ी ज़्यादा कमी मौजूद है। इवन स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल भी वो आपसे पुराने वाले उठा के पूछ रहा है। तो क्या इससे हमें एक चीज़ आती नज़र, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ पास्ट पेपर्स। अच्छे से किए होंगे ना तो ये मार्क्स हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, और वाकई में नहीं है। तो इसका मतलब है कि 9 नंबर ये वाले भी मैं आसानी से हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो एक पार्ट था चैप्टर 2 का और एक पार्ट था चैप्टर नंबर 7 का। 8 और 9 17 नंबर, ये 17 नंबर, 17 नंबर की क्रैमिंग में ज़रा सोच के बताएं कितने ले सकते हैं? आपके ख्याल में कितने ले सकते हैं? शर्त क्या है? क्रैमिंग अच्छे से की हो। मैक्सिमम भी अगर आप मार्क्स गंवाना चाहें तो 15 से ऊपर तो हासिल करना ही चाहिए आपको, उससे कम हासिल करना नहीं है। 15 शुड बी द अल्टीमेट गेम। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है कि अब आपने 50 में से 35 हासिल करने। कितने में से? आउट ऑफ नहीं आउट ऑफ ये तो 2 माइनस कर देना, 17। कितने रह गए? हाँ, 100 में से आप अगर 17 को माइनस कर लें, आंसर क्या आएगा? 83। अब आपने 35 हासिल करने 83 में से। क्यों? क्योंकि आपने ये 17 मार्क्स इजीली स्कोर कर लिए हैं, डील कर लिए हैं। और अभी ये 17 कहाँ से है? फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके अलावा भी तो क्रैमिंग है। ये चैप्टर नंबर 1 का सवाल तकरीबन वही जो कि उसने पुराने से टेस्ट किए हैं, ये वही बार बार रिपीट करता रहता है। 16, 17, 18 अदर लॉज है ही क्रैमिंग। तो ये भी अभी 18 नंबर मेरे पास पॉकेट में पड़े हुए हैं क्रैमिंग के। तो ये इस तरह का एक एनालिसिस आपके पास होना चाहिए जो कि आपको हेल्प करता है पेपर को प्लान करने में। सिर्फ याद करके चले जाना एग्ज़ाम में इतना काफ़ी नहीं है, हमें उसको प्लान भी साथ साथ करना चाहिए। एग्ज़ाम में बैठ के हमने करना क्या? एग्ज़ाम में बैठ के हमारा टाइम किस तरह हम लोगों ने स्पेंड करना है, सवाल पहले सॉल्व कौन से करने हैं, बाद में कौन से करने हैं। तो फर्स्ट आवर में कोशिश करेंगे सारा का सारा क्रैमिंग पोर्शन उठा के साइड पे कर दें, ताकि पहले घंटे में आप कम से कम 35 से 40 मार्क्स तक पहुंच गए हों। उसके बाद पहले घंटे में आपने MCQs भी करने हैं, जो आते हैं फ़ौरन से कर दें, जो नहीं आते उसको सेकंड आवर पे छोड़ दें। फिर सेकंड आवर में और थर्ड आवर में शुरू करें अपने टाइप 2 और टाइप 3 सवाल, जो कि है सेमी लॉजिकल और लॉजिकल सवाल। यहाँ तक की कहानी समझ आती है? अच्छा जी, कितने सवाल थे? 4, 2 कर लिए, 2 रह गए, 2 देखते हैं। कोई मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर आप 2 के बाद 10, 2 के बाद 9, या आप स्टार्ट 9 से कर दें,
क्वेश्चन कोई इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए लिखा, सॉल्व किया, 9 का पार्ट बी लिखा, सॉल्व किया। अब 9 के बाद आपको 2 आता है तो 2 कर दो। सीक्वेंस डजेंट मैटर। हाँ, जो चीज़ मैटर करती है वो ये कि अगर आपने 9 शुरू किया ना तो फिर उसके दोनों पार्ट साथ साथ हों। ये ना हो कि 9A पहले और 9B कोई 6 सफ़े के बाद आ रहा हो, तो वो उसको तकलीफ होती है। मगर सीक्वेंस आप बदल सकते हैं, बट विद इन अ क्वेश्चन कोशिश करेंगे पार्ट्स सारे एक ही दफ़ा में कवर करके जाएं। सब पार्ट्स को तोड़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग 4 पार्ट्स हैं यहाँ पे। रिक्वायरमेंट हर एक की डिफरेंट है, मगर ये सिनेरियो उसने तकरीबन एक ही स्केच किया हुआ है। रहीम खान इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर who runs his own IT firm. He engages many freelancers as and when required to work on different projects. He also works part-time in a computer training institute where he teaches various computer courses. ये उसने कहानी बताई है कि रहीम खान कौन है। ठीक। Consider the following matters under the Contract Act. अब इसके 4 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ये चारों पार्ट्स आपने पहली बात अलग अलग पेज पे करना है, क्योंकि ये चारों इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं, इनका आपस में कोई लिंक नहीं, और अगर है भी स्टिल आपने उसको अलग अलग ही सॉल्व करना है। तो फर्स्ट शीट 4A लिखा, ऊपर हेडिंग दी 4A की, सॉल्व कर दिया। उसके नीचे 4B करने की ज़रूरत मुझे नहीं है। नेक्स्ट पेज पे जाएं, 4B लिखें, फिर 4B को सॉल्व करें, फिर नेक्स्ट पेज पे जाएं 4C उसको सॉल्व करें, फिर उससे नेक्स्ट पेज 4D और उसको सॉल्व करें। जैसा ये शीट है ना, यहाँ पे आपने लिख दिया 4A और आपने इसको सॉल्व कर दिया। अब ख़बरदार के आपने इसके नीचे कुछ किया हो नहीं, आपने अगला पेज खोल लेना है 4B के लिए, फिर अगला पेज खोल लेना है 4C के लिए। इस तरीके से आपने करते हुए जाना। इसके नीचे 4B या 4C करने की ज़रूरत आपको नहीं है। सवाल पढ़े ज़रा, पार्ट ए पढ़ के बताएं चैप्टर कौन सा है, पढ़ के बताएं कॉन्सेप्ट कौन सा। क्या कहना चाह रहा हूँ आपको पार्ट ए में? क्या कहना चाह रहा है वो पार्ट ए में? माइनर वाला केस है। चैप्टर कौन सा? 3 या 4 या 2 या 5 या 6 या 7? आपके माइंड में फ़ौरन से चैप्टर भी लैंड करना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 है। 3 में माइनर की बातें पूछ रहा है आपसे। 3 में माइनर की बातें आपसे पूछ रहा है। अब सवाल पढ़ते हैं। वाइल टीचिंग एट द इंस्टीट्यूट, रहीम मेट अ कोर्स पार्टिसिपेंट उसामा विद स्पेशलाइज्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स। ही कोलैबोरेटेड विद उसामा, उसने उसामा के साथ कोलैबोरेट किया। अब बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में बताऊँ क्या करके आए, वो ये अज्यूम कर बैठे कि इस वर्ड का मतलब है कि इन दोनों ने आपस में एजेंसी कायम कर ली है। याद है हम माइनर को एजेंट बना सकते हैं। तो ये जो वर्ड है ना कोलैबोरेटेड, इट डजेंट मीन कि ये एजेंसी है। इट मीन्स कि उसके साथ मिल के काम किया जा रहा है, उसके साथ मिल के काम किया जा रहा है। एंड सबमिटेड अ वेबसाइट डिज़ाइनिंग प्रपोजल टू अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। उन्होंने आपस में कोलैबोरेशन की और एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग प्रपोजल किसको भेज दी है? एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को। प्रोस्पेक्टिव मीन्स जो अभी फ्यूचर में है, जो अभी कंफर्म होने वाला है, जिसको अभी हमने अपनी इनविटेशन भेजी है। उसका नाम क्या है? फरा। शी लाइक द प्रपोजल एंड ऑफर्ड रहीम एंड उसामा टू डिज़ाइन हर बुटीक्स वेबसाइट फॉर ₹5 लाख टू विच दे बोथ एग्रीड। उसको वो प्रपोजल बहुत ज़्यादा पसंद आया और कहा कि ठीक है, आप मेरी बुटीक के लिए इसको डिज़ाइन कर दें, मैं आपको इसके बदले कितने पैसे दूंगी? 5 लाख। दोनों एग्री हो गए। रहीम एंड उसामा लाइड टू फरा दैट उसामा इज़ 18 ईयर्स ओल्ड। इसका मतलब क्या? उन्होंने झूठ बोला है।
इसका मतलब है कि फ़रा ने पूछा होगा कि तुम्हारी एज कितनी है, उसके जवाब में उन्होंने कहा होगा कि हम दोनों 18 प्लस हैं, हालांकि उसामा 18 प्लस नहीं है। तो क्या ये चीज़ फ्रॉड में जा सकती है? फ्रॉड में कहाँ पे जाएगी? फॉल्स असर्शन में जाएगी, कि उसके पूछने पे मैं उसको गलत बात बता रहा हूँ। Even though his 18th birthday was still a few months away. Discuss whether Farah can enforce the performance against Raheem and Usama. 4 नंबर के लिए पहला सवाल, क्या ये 2 पार्ट्स हैं या 1 पार्ट है? ये 2 हैं। वो ये पूछ रही है कि फ़रा क्या परफॉर्मेंस क्लेम कर सकती है अगेंस्ट रहीम, एक चीज़, और अगेंस्ट उसामा दूसरी बात। तो ये 2 डिफरेंट सवाल हैं। रहीम के अगेंस्ट भी आपने बताना है और उसामा के अगेंस्ट भी आपने बताना है। बताएं ज़रा क्या क्या बातें हम यहाँ पर लिखेंगे, बारी बारी चलते हैं। क्या उसामा एक मेजर है? नहीं। क्या वो कॉम्पोनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? इसका मतलब क्या है कि उसके साथ किया हुआ एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो होगा। मगर रहीम के साथ किया हुआ क्या होगा? वो वैलिड होगा। और अगर इन दोनों के साथ किया हो, जिसमें एक मेजर और एक माइनर हो, तो बर्डन सारा किस पे आएगा? रहीम पे आएगा। तो अगर वो उसामा से इन्फोर्स नहीं करा सकती तो वो फिर इन्फोर्स किससे करवा रही होगी? रहीम से। ये बात समझ आई? तो 4 नंबर के लिए आपने सारी बातें उठा कर लिख देंगे। यहाँ पे जो फ्रॉड वाली बात आ रही है वो भी मेंशन करेंगे। फ्रॉड वाली बात में हम ये कह सकते हैं कि चूँकि उसने इंड्यूस किया है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने पे, मगर फ्रॉड के थ्रू किया है। तो अब तो अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है कि वो करना ही उसामा ने है, और अगर वो नहीं करके दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि वो उसके अगेंस्ट इन्फोर्स नहीं कर सकती, वो इन्फोर्स करेगी रहीम के अगेंस्ट। और अगर दोनों ने मिल के करके देना था तो स्टिल रहीम ही करके दे रहा होगा, उसामा उसको करके नहीं देगा। माइनर ये बात पूछ रहा है माइनर वाली, सिर्फ उसने फ्रॉड का तड़का लगाया है कि उसने झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया। फ्रॉड वाली बात करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट जो टेस्ट किया जा रहा है दैट इज़ माइनर का, दैट इज़ माइनर का। इस तरह का सवाल कहीं और भी देखा होगा, याद करें, याद करें। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस तरह का एक सवाल तकरीबन सेम आई ने पहले आपसे टेस्ट किया है, जहाँ पे एक मेजर था और एक माइनर था, और वहाँ पे भी यही बात थी कि क्या वो परफॉर्मेंस इन्फोर्स करवा सकता है। सवाल कौन सा था? जरा चेक करें। याद है विंटेज कार BMW, एक माइनर था जो कि अपने बाप के साथ एक शोरूम पे गया था, नहीं एक एग्जीबिशन पे गया था, तो वहाँ पे वो जाके खुद ही से कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया था। तो तकरीबन उसी पैटर्न पे ये वाला सवाल भी बेस कर रहा है, तकरीबन उसी पैटर्न पे आई अपनी ये वाला सवाल भी बेस किया है। सवाल नंबर कौन सा था वो? सवाल नंबर कौन सा था भाई? वो और चैप्टर है, चैप्टर 3 में नहीं है। मगर वो सवाल बेस उसी पे कर रहा है। वो था कौन सा? फिर ढूंढे, ये था हमने वो सवाल किया यार, कहाँ पे किया था? वो आई क्या एग्जांपल तो नहीं है? नहीं, सवाल है, विंटेज कार वाला सवाल है यार। ये सवाल उसी पे बेस कर रहा। उसका जो पैटर्न है ये वही था। मिला? सवाल ही गायब हो गया। हाँ, एजेंसी में था वो। वाटम, मगर फ़र्क क्या है?
यहाँ पे एजेंसी नहीं बन रही थी, मगर पीछे की बेस वही है कि कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और अगर चले वो यहाँ पे लिख देता कि वो उसका एजेंट है, फिर क्या होता? 3 तकरीबन वही सवाल बन जाता, सेम बन जाता। तो सिर्फ कहानी का फ़र्क होता है, पीछे का स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम ही होता है। वो लायबल नहीं होगा। बात तो हमारी फिर भी वही है, कॉन्ट्रैक्ट तो वो फिर भी उसके अगेंस्ट इन्फोर्स नहीं करवा सकती। पार्ट बी, पार्ट ए क्लियर हो गया, पार्ट बी पे आए। ऑन सितंबर 10, 2022 a virtual gaming tournament has been scheduled in which a gaming expert team will participate from Pakistan। ये तकरीबन एक रियलिस्टिक सिनेरियो है, ऐसा भी हुआ भी है, जो वो टेकन जीत के आए हैं। अरसलान ऐश की टीम जानते हो। रहीम प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू पाकिस्तानी टीम। रहीम कौन था? इस पूरे सिनेरियो का जो मेन करेक्टर है रहीम, उसने उस टीम को ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। कंसिडरिंग द टीम स्किल्स ही प्राउडली क्लेम टू हिज फ्रेंड नादिर दैट हिज टीम विल विन द। उसने अपने दोस्त को ये क्लेम कर दिया बड़ा खुश होते हुए, बड़ा शोखी में, कि चूँकि मैंने ही इनको ट्रेनिंग दी है तो ये लोग जीत के आएंगे। नादिर offered that if Rahim submits ₹1 lakh to him as a security, और उसकी अगर टीम जीत भी गई तो नादिर उसको 2 लाख रुपया पे करेगा। लाख जो एज सिक्योरिटी है और लाख इसके ऊपर वो अलग से पे करेगा। रहीम एग्रीड एंड पेड ₹1 lakh to नादिर। Discuss whether Rahim can sue Nadir if the team wins the tournament but Nadir refuses to pay। चैप्टर कौन सा? 5। तो अब ज़रा मुझे ये बताइए, क्या ये कंटिंजेंट है या ये वेजर है? सोच के तसल्ली से बताइएगा, क्या ये कंटिंजेंट है या ये वेजर है? सवाल में एक लाइन बहुत चीख के एक बात आपको बताने की कोशिश कर रही है, सोचें ज़रा। कंटिंजेंट और विजन में एक फ़र्क था, रियल इंटरेस्ट और सिर्फ पैसों का इंटरेस्ट। एक बंदे ने कहा कि भाई मेरी टीम पार्टिसिपेट कर रही है और मुझे पता है कि उन्होंने जीत के आना है। दूसरे बंदे ने कहा यार क्यों मजाक कर, उसने कहा नहीं वाकई में जीत के आएगी। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, लो लाख रुपया सिक्योरिटी दो, अगर जीत गई तो मैं तुम्हें उसके ऊपर 1 लाख रुपया दूंगा। क्या पार्टीज हैं? क्या नादिर की कंसिडरेशन है इसमें कोई? तो जब एक पार्टी की कंसिडरेशन ना हो और वो सिर्फ पैसों पे डिपेंड कर रहा हो, ये वेजरिंग है। आखिरी 3 लाइनें चीख रही थी, लाख रुपया 2 लाख रुपया, ये सारी बातें किसकी हो रही हैं? पैसे की बातें हो रही हैं, जिसमें पार्टीज़ का रियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो अब ज़रा मुझे बताइए इसका आंसर कैसे करेंगे? वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? वो वाइड होते हैं। डिस्कस करें वेदर रहीम कैन सू नादिर इफ़ द टीम विंस। अगर टीम जीतती है तो क्या वो उसको सू कर सकता है? बट नादिर इफ़ नादिर रिफ्यूज़ टू पे, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? ऑलरेडी वॉइड होते हैं। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी है लाख रुपए की, अगर ये भी वापस ना करे तो क्या इस सिक्योरिटी को क्लेम करने के लिए कोर्ट में जा सकता है? इसके लिए भी वो लायबल नहीं होगा। तो पहली बात तो ये कि अगर आपने शर्त लगानी तो आपने सिक्योरिटी पे नहीं करनी है, और अगर कर दी है तो फिर बैठ के रोते रहें अगर दूसरी पार्टी परफॉर्मेंस अपनी पूरी ना कर रही हो। तो 3 नंबरों के लिए आपने वेजरिंग में जाना था, चैप्टर नंबर 5 में जाके वेजरिंग से इसको आंसर करना था। क्वेश्चन नंबर 3, सी और पार्ट डी जो है ना वापस में तकरीबन रिपीट नहीं हो रहे। सी और डी आप देखें इकट्ठा। OL साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद रहीम्स IT फर्म टू मैनेज OL सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर 1 ईयर। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई। शुरू कब से हो रहा है? 1 जुलाई से।
एट रुपीज़ 15 लाख पर क्वार्टर पेएबल इन एरियर्स। ये 15 लाख रुपया महीने का पर क्वार्टर, तो साल में तो कितने हो गए? 60 लाख हो गया। रहीम ने क्या किया? रहीम ने हायर कर दिया एक बंदा ज़िया नामी टू परफॉर्म द टास्क एट अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 2 लाख पर मंथ। उसने कहा 60 लाख रुपये तो मुझे आना है, मैं एक बंदा पकड़ता हूँ, उसको महीने का दूंगा 2 लाख और उससे ये सारे काम करवा लूँगा। ये ऐसे ही होता है। तो 2 लाख इंटू 12 करें ज़रा, 24 लाख, और आगे कितना रहा था? 60 लाख। तो उसकी जेब में कितना जाएगा? 36 लाख, 12 बार। अच्छा जी। रहीम सेंड सेवरल रिमाइंडर्स फॉर द पासवर्ड्स ऑफ ओवल सोशल मीडिया अकाउंट्स बट डिड नॉट रिसीव द पासवर्ड्स फ्रॉम ओवल। उसने बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी कि भाई मुझे पासवर्ड दे दो, मगर उन्होंने पासवर्ड ना भेजे। रहीम तैयार था परफॉर्मेंस देने को, दूसरी पार्टी ने पासवर्ड ना भेज के उसकी परफॉर्मेंस को कबूल नहीं किया। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है? क्या मैं ये कह दूँगी चैप्टर नंबर 6 है? डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ओवल एंड रहीम, ऑल्सो आइडेंटिफाई द रेमेडीज अवेलेबल टू रहीम। अब इस सवाल के भी 2 पार्ट्स हैं, पहला 6 का है और दूसरा रेमेडी ब्रीच 9 का है। तो ये 6 में से भी आंसर होगा और 9 में से भी आप उसको आंसर कर रहे होंगे। 7 है 6 है? 7 है, सॉरी 7 है। तो 7 और 9 से आप इसको आंसर कर रहे होंगे। हाँ जी बताएं, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ओवल और रहीम, इसको कैसे आंसर करेंगे? है वैलिड है, मगर अब एक पार्टी डिफ़ॉल्ट कर रही है, तो रहीम बन जाएगा उसका एग्रीव्ड पार्टी। और एग्रीव्ड पार्टी के पास क्या राइट होता है? वॉइडेबल का वैलिड कर दें या वॉइड कर दें। लग रहा है कि वो वॉइड कर देगा, तो वॉइड करने के बाद क्या उससे डैमेज क्लेम कर सकता है? ऑर्डिनरी तो वो कर सकता है, मगर स्पेशल के लिए उसको ऑलरेडी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जो उसका लॉस ऑर्डिनरी हुआ है वो तो करेगा ही करेगा, मगर स्पेशल के लिए इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली ये जो बंदा उसने हायर किया है ज़िया 2 लाख रुपये पर महीने के लिए, किसके लिए हायर किया था? इन्हीं के लिए हायर किया था। तो उसकी सैलरी बतौर डैमेज वो लेगा, उसकी सैलरी बतौर डैमेज वो क्लेम कर रहा होगा। वैसे भी करवा सकता है कंपनसेशन। ये 3 नंबर ले लेंगे यहाँ से। इस तरह का भी एक सवाल है 7 में, सोचे कहाँ पे? एक पार्टी वहाँ पे भी ऐसी थी जो कि परफॉर्म करना चाह रही थी, मगर दूसरी पार्टी ने उसको परफॉर्म करने नहीं दिया था। ज़रा सवाल ढूंढ के निकालते हैं कौन सा। हाँ जी मिला? नहीं, यहाँ पे एक सवाल है जिसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला एक था, ये नहीं, शायद वो 6 में क्लासिफाई हुआ है। बिल्डिंग मटेरियल वाला, हाँ। सवाल कौन सा है? ऑटम 7 का है ना ये? हाँ। नहीं ये नहीं मिस, ये नहीं है, ये नहीं है। एक और सवाल था यहाँ पे जो कि वो उसने स्टेयर्स पे डंप किया हुआ था। उस सवाल में स्टेयर्स के ऊपर ना उसने सामान बिखरा हुआ था, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पा रहा था। हमने क्लास में किया हुआ वो सवाल। मिला?
ये 6 में जाएं, 6 में जाएं, 6 में जाएं, S13, S13 में जाएं, डिस्चार्ज में लगा हुआ ये सवाल। एक पार्टी करने को तैयार थी, दूसरी पार्टी ने उसको डंप करके रख दिया था स्टेयर्स को, जिसकी वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहा था। तो इसका आंसर आप डिस्चार्ज से भी कर सकते हैं कि एक पार्टी करने को तैयार है मगर दूसरी पार्टी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो अटेम्प्टेड से कॉन्ट्रैक्ट हमें पता है कि डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो ये वाला पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगेन मैं जो शो करवाना चाह रहा हूँ वो ये कि पास पेपर्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है। Assume that in C, Rahim was offered a similar project by M Limited on 31 अगस्त 2022। अज्यूम करें कि ये कहानी के साथ एक और कहानी भी आ गई है कि उसी तरह का एक प्रोजेक्ट जो कि ओवल वाला था वो ML ने भी के साथ कर लिया 31 अगस्त। ये कब हुआ था? यकम जुलाई। तो जुलाई और अगस्त 2 महीने के बाद रहीम एक्सेप्टेड द ऑफर एंड असाइन द प्रोजेक्ट टू ज़िया। उसी बंदे को उसने 2 महीने के बाद इस काम पे लगा दिया, ML के काम पे लगा दिया। ऑन द सेम डेट रहीम सेंड एन ईमेल टू ओवल रिग्रेटिंग द परफॉर्मेंस इज इम्पॉसिबल मेनली ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। उसने कहा कि भाई अब आपका काम हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए अब ये इम्पॉसिबल हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिसोर्स है वो अब अवेलेबल आपके लिए नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है या नहीं है? क्या उसने जो बात की है, जो उसने कॉरस्पॉन्डेंस की है वो वैलिड है या नहीं है? जो उसने बात की है क्या एक बंदे की बगैर मौजूदगी से पूरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जा सकता है? क्या ज़िया नहीं सारे काम करने थे या कोई और भी आगे कर सकता था ओएल के लिए? तो ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। याद है एक लिस्ट थी चैप्टर नंबर 6 में आखिरी पेज पे डिस्चार्ज के अंदर, अगर जाएँ लास्ट पेज पे, डिस्चार्ज में एक लिस्ट आपने देखी होगी। उसमें क्या बातें थी? नॉट एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस, अगर वो डिफ़िकल्ट हो जाए, कमर्शली अनवायबल हो, डिफ़ॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी हो, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी हो या स्ट्रोक लॉकआउट्स और सिविल डिस्टर्बेंस हो। इस केस में ये सिर्फ डिफ़िकल्ट हो रहा है, ये सिर्फ मुश्किल हो रहा है। हम किसी और को बुला के भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवा सकते हैं। उसको प्रॉफिट नहीं आ रहा, उसको कोई और मसला आ रहा है, नेक्स्ट बेनिफिशियल हो रहा है, प्रॉमिसर पे रिलाई कर रहा था, थर्ड पार्टी डिफ़ॉल्ट कर गई, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम इसको कहें कि भाई अब ये पूरा नहीं हो सकता। ओवर पासवर्ड नहीं कर रही है। ऊपर वाले केस के मुताबिक रहीम एक एग्रीव्ड पार्टी बना हुआ है और वो वाइडेबल करके डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो अगर वो ये कह दे कि भाई अब हमारे पास बंदा नहीं है, तो वो अपने ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी फेंक रहा है। बंदा तो है, वो लोग साथ आपकी फेवर नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो गलत है। वो ये कह दे कि भाई आप लोग बिलिंग नहीं है, हम बिलिंग है, ये बात तो समझ आती है, मगर जब वो ये कह रहा है कि हमारे पास बंदा नहीं है, तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कॉरस्पॉन्डेंस वैलिड नहीं है। ऑल्सो डिस्कस ओवल्स पोजिशन इन दिस सिचुएशन। ओवल के पास क्या कोई राइट है? नहीं, ओवल के पास कोई राइट नहीं है। वो तो ऑलरेडी कौन है? डिफॉल्टिंग पार्टी है। वो ऑलरेडी कौन है? एक डिफॉल्टिंग पार्टी। चार, तीन, तीन और 4, बस कितने मार्क्स हासिल कर सकते हैं? क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। 4, 3, 3 और 4, कितने मार्क्स यहाँ से आप हासिल कर सकते हो? हाँ, पूरे कितने? 8 to 10। एक काम करते हैं, लेट्स सी द सॉल्यूशन। आपके माइंड में सवाल तो है ना, इसका सॉल्यूशन आई क्या बड़ा देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे।
क्वेश्चन नंबर 5, 1 में 1 चलते हैं। पहले पार्ट में क्या था, माइनर वाला, उसामा वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये बात हमें पता चल गई थी, एज ही वॉज बिलो द एज ऑफ मेजोरिटी। क्यों, लेस देन 18 ईयर्स, और उसने एग्रीमेंट कर लिया था विद माइनर, जो कि क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो। एज उसामा वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ही विल नॉट बी लायबल टुवर्ड्स फराह, irrespective of the fact that he fraudulently induced Farah to enter into an agreement. Therefore, Farah cannot demand performance from Usama. ये बातें clear हैं? However, since he entered into agreement jointly with Rahim, Farah can demand performance from Rahim. वो Rahim से demand कर सकती है, मगर Usama से demand नहीं कर सकती. Furthermore, if it was intention of the parties that contract should be performed by the promisor who submitted proposal, जिसने proposal दी थी, अगर ये तय हुआ था कि वो ही करेगा, याद है, specific performance, still वो कौन पूरा करेगा, रहीम। वो कौन पूरा करेगा, रहीम। फराह चाह के भी उसामा से पूरा नहीं करवा सकती। अदरवाइज रहीम में एम्प्लॉय अनदर कॉम्पिटेंट ग्राफिक डिज़ाइनर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। वो अगर चाहे तो उसामा की जगह पे कोई और मगर कॉम्पिटेंट बंदा उठाए, उसको टीम में डाले और फराह के लिए ये जो काम था वो पूरा करवाए। वो उसके लिए एज ऑफ मेजॉरिटी में होना ज़रूरी है। तो 4 नंबरों के लिए उसने 3 डिफरेंट बातें आपसे की। पहले उसने बताया कि सीन क्या है, फिर उसको लिंक कर दिया, और फिर अपना आंसर प्लेस कर दिया। तो ऊपर उसने बात कर दी लॉ क्या कहता है, नीचे सिनेरियो को लिंक कर दिया, और तीसरा आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में क्या है, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। बी, वेजर वाला, रहीम हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद नादिर बाय द वे ऑफ वेजर, as he has made a bet such that 2 लाख shall be paid to him on the happening of an uncertain future event. वो क्या था, a particular team winning the tournament. अब देख रहा वो सोल्यूशन को बढ़ा कैसा रहा, वो यहाँ पे भी रोक सकता था। उसने स्पेसिफिकली इवेंट बताया कि इवेंट है क्या जिसके लिए सब कुछ हुआ है। दिस एग्रीमेंट इज void and no suit can be filed to recover any sum paid or payable in this regard. Hence, रहीम कैनॉट फाइल सूट फॉर, अब ये आपका आंसर आ रहा है, ऊपर आपने लिंक कर दिया था, ऊपर आपने लिंक किया है और नीचे आपका आंसर दे रहा है। हैंस रहीम कैनॉट फाइल द सूट फॉर रिकवरिंग मनी ऑलरेडी पेड, दैट इज 1 लाख, वो उसको भी रिकवर नहीं कर पाएगा, और फॉर रिकवरिंग विनिंग मनी, जो कि कितनी है, दूसरा 1 लाख रुपया, इवन इफ द टीम विंस द टूर्नामेंट एज प्रेडिक्टेड बाय हिम। ये दोनों के आंसर पढ़ लो, मुझे बताएं कोई मसला, एक दफ़ा रीड कर लें दोनों के आंसर्स और बताएं क्या कोई मसला है इन दोनों आंसर्स में, फिर हम सी और डी पे चलते हैं। जब तक आप सवालों को लिखेंगे नहीं, चीज़ें क्लियर उस तरीके से नहीं होंगी। पास्ट पेपर्स को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको लिखना भी है। हाँ, जो सवाल रिपीट हो रहा है उसको ना लिखें, मगर एटलीस्ट एक दफ़ा हाथ से गुजारें ज़रूर। चलिए आगे सी और डी पे, वही 2 पेज पे है। सी, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन रहीम एंड ओवल कंप्राइज्ड ऑफ अ रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस, जिसमें क्या होता है कि एक पार्टी देगी परफॉर्मेंस और दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट अपनी परफॉर्मेंस दे रही होगी। एंड ओवल इज प्रिवेंटिंग रहीम फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, ओवल ने तो उसको प्रिवेंट कर दिया, क्यों, क्योंकि उसने पासवर्ड शेयर नहीं किए थे। देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ रहीम। रहीम कौन है, एग्रीव्ड पार्टी। रहीम कैन डिक्लेयर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और नॉट टेक एनी स्टेप इम्प्लाइंग दैट ही इंटेंड्स टू कंटिन्यू। अब अगर वो चाहे तो या तो उसको वॉइड कर दे या कोई स्टेप ना ले, जिसका मतलब क्या है कि वो उसको कंटिन्यू करने में स्टिल इंटरेस्टेड है। फर्दर मोर, अब ये क्या है, ये आपने लॉ बताया, ये आपने कानून बताया, अब सिनेरियो के साथ आ रहे हैं। फर्दर मोर, रहीम इज एंटाइटल्ड टू गेट सच डैमेजेस विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि
ऑर्डिनरी डैमेज फ्रॉम सच ब्रीच और विच द पार्टीज न्यू, अगर पार्टीज को पता हो तो वो डैमेज कौन सा होता है, अगर पार्टीज को पता हो तो वो डैमेज कौन सा होता है, स्पेशल डैमेज होता है। Accordingly, Rahim can claim Zia's salary to such extent which incurred till the date he communicates his decision to repudiate the, जब तक वो रेपुटेशन की बात नहीं करता, कैंसिलिंग की बात नहीं करता, तब तक वो ज़िया की सैलरी उनसे रिसीव कर सकता है, मगर उसके लिए उनको बताना ज़रूरी है। तो ज़िया की जो सैलरी है वो ऑर्डिनरी डैमेज नहीं है, वो स्पेशल डैमेज है। फिर नीचे आ जाएं। As identified in C above, the contract is voidable at the option of Rahim. By refusing to perform, Rahim has rescinded the contract. अब चूंकि उसने उसकी जगह पे ML वाला कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिया तो वो रिफ्यूज़ कर रहा है। However, जो वो कमेंट कर रहा है रिगार्डिंग द इम्पॉसिबिलिटी कि मेरे पास अब कोई बंदा अवेलेबल नहीं है, ये इनकरेक्ट है। उसके नज़दीक ये सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी बन रही है, मगर ये है नहीं। क्यों? क्योंकि आप मार्केट से कोई और बंदा भी उठा के उसमें ऐड कर सकते थे। OL does not have any option available and cannot insist that Rahim should perform. उसके पास अब कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्यों? ये कौन है? डिफॉल्टिंग पार्टी। As discussed in C above, OL will have to compensate Zia's salary of ₹2 lakh for 2 months, जुलाई और अगस्त, क्योंकि अगस्त में क्या हुआ, एक और पार्टी आ गई है और उसने पिछले वालों के साथ कैंसिल कर दिए, तो वो 2 लाख रुपया फॉर 2 मंथ्स, 4 लाख रुपया उनसे रिसीव करने का मजाज रखता है। इनकर दीज डैमेजेस ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डन? समझ आए कि लिखना कैसे है और गेम समझ आ रही है अल्लाह के बंदो? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जरा चेक करें, ये क्या सवाल है? क्वेश्चन नंबर 8 मुझे याद पड़ा इसको देख के। एरिया कौन सा? हाँ जी, एरिया कौन सा है? अपॉर्शनमेंट वाला। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस करें हाउ द proceeds of the check can now be adjusted against वजाहत statement of receivables। ऊपर कुछ हुआ होगा। सुल्तान imports mulberry silk and receives the repetitive orders from the regular customer, ठीक है। The invoices are generated on the dispatch date and payment becomes due on the last date of the subsequent month। वजाहत जो है रेगुलर कस्टमर है सुल्तान का। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स। ये एक सेल हुई है 31 जनवरी को 6 लाख की, सॉरी 60,000 की, 10 में 1 लाख, 10 मार्च 90,000, 31 मार्च 2 लाख और 30 जून 50,000। ड्यू डेट ये आ गई हैं और कमेंट्स बाय सुल्तान ही आ गए। एक टाइम बार्ड है, एक ओवरड्यू है फॉर 1 ईयर, एक ओवरड्यू है फॉर 2 मंथ्स, एक ओवरड्यू है फॉर 2 मंथ्स और नॉट येट ड्यू। वजाहत ने चेक भेजा फॉर 220,000 ऑन 31 जुलाई 2022 बट डिड नॉट मेंशन एनीथिंग। डेटर ने कुछ भी मेंशन नहीं किया। द इनवॉइसेज अगेंस्ट विच द पेमेंट वॉज टू बी एडजस्टेड। सुल्तान कौन है? क्रेडिटर। सुल्तान ने उसको बहुत सारे रिमाइंडर्स भेजे टू वजाहत इन दिस रिगार्ड बट डिड नॉट रिसीव इसको कोई रिस्पॉन्स वापस नहीं आया। अब बताएं क्या होगा। पहली ऑप्शन जाएगी क्रेडिटर के पास कि वो अपनी मर्ज़ी से चाहे तो उसको एलोकेट कर दे, और अगर वो भी ना करे फिर 5 महीना, तो फिर आती है ऑर्डर ऑफ टाइम। तो ऑर्डर ऑफ टाइम में ज़रा मुझे बताएं सबसे पहला कौन सा है? ये 60,000, पहले ये माइनस होगा। ये टाइम बार्ड है, कोई मसला तो नहीं है? नहीं। मसला कब होता है? जब ये डिस्प्यूटेड होता। तो ये गया 1 लाख, ये भी गया 220 में से, एक 60 चला गया, कितने रह गए? एक 60 चला गया 220 में से, कितने रह गए? 60 रह गया ना, 60 रह गया। अब ये 2 डेट्स एक ही डेट के हैं, 30 अप्रैल और 30 अप्रैल। आपने डेट ऑफ इनवॉइस देखनी है या ड्यू डेट देखनी है? आपने ड्यू डेट देखनी है। तो 90 और 2
290 हैं और पैसे कितने हैं 60,000। तो अब ये आपस में क्या होंगे अपोर्शन। तो 90 डिवाइडेड बाय 290 और 200 डिवाइडेड बाय 290 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 60 के साथ। करके बताएं आंसर क्या आता है। याद रखने वाली चीज़ क्या है, उसने आपको फंसाया कहाँ पे है, यहाँ पे। इनवॉइस की डेट फ़र्क है 10 मार्च और 31 मार्च, मगर आपने क्या देखना है ड्यू डेट को, आपने देखनी है ड्यू डेट। 90 के लिए 18,620 कितनी आई है 18,620 और दूसरे की क्या आएगी, होएगी 41,359। एक आ रही, एक आपके पास आएगी 18,621 ये आ रही है, यस और एक आपके पास आएगी 41,379। तो इस तरीके से ये एलोकेट हो जाएगा। इस यानी कि लेके जाएंगे। हाँ मतलब इस तरह का सवाल आ सकता है। अब ये सवाल की वर्किंग थोड़ी सी ऑड है, 90 290 करना पड़ सकता है। तो अगर ये हाथ में होगा तो फ़ौरन से कर लेंगे, और अगर सवाल नहीं भी आता तो मसला कोई भी नहीं, वापस ले आइएगा साथ, जेब में होगा ना, जी कोई आप पे बर्डन तो एक्स्ट्रा नहीं होगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन, लेट्स अस सी द सॉल्यूशन। जी जी करते हैं बिल्कुल करते हैं। करते हैं तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंटीमेटेशन फ्रॉम वजाहत रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट्स टू डेट्स। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है मेरे सामने। नंबर 1, सुल्तान में अप्लाई द पेमेंट एट हिज ओन डिस्क्रिशन, खुद ही कर दे, टू एनी लॉफुल डेट एक्चुअली ड्यू, वो किसी को भी उसमें से माइनस कर सकता था, एंड पेबल, ठीक है। बस शर्त क्या थी कि वो टाइम बार तो हो सकता है मगर डिस्प्यूटेड ना हो, ठीक। पार्ट 2, इफ सुल्तान डज नॉट मेक एनी अपॉर्शनमेंट देन द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन द डिस्चार्ज इन द ऑर्डर ऑफ टाइम, वेदर दे आर और नॉट टाइम बार्ड, कोई मसला नहीं है। फर्दर वेदर द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग्स द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन द डिस्चार्ज इन इक्वल। अभी तक सिर्फ लॉ ही आपको बता रहा है कि कानून क्या कह रहा है। अकॉर्डिंगली इनवॉइसेस डेटेड 31 जनवरी अमाउंटिंग टू 60,000 एंड 1 लाख विल बी सेटल्ड अगेंस्ट द फर्स्ट पेमेंट। तो पहले 60 माइनस होगी, फिर लाख माइनस होगी। जो बाकी रह गया, एक था 10 मार्च का और एक था 31 मार्च का, ये थी डेट ऑफ इनवॉइस। आपने क्या देखनी है ड्यू डेट। मैच्योर कब हो रहे हैं 30 अप्रैल को, और जब आपने उसको अपॉर्शनमेंट कर दिया तो एक का ऑप्शन आया होगा 18,621 और दूसरे का आया होगा 41,379। तो ये सवाल आसान था, मतलब इसमें से इस 5 में से कितने ले सकते हो। आपने अपॉर्शन भी कर दिया, ऊपर वाली बात भी बता दी, नीचे वाली बात भी बता दी, 4 के करीब जा सकते हो मेरा ख्याल से, 4 के करीब आप जा सकते हैं। शर्त क्या है कि आपने लिखा सही हो, आपने ऊपर लॉ सही बताया हो और फिर नीचे अपनी वर्किंग सही से कर दी हो। हमारे पास 3 स्लैब्स थे, डेटर ने नहीं किया, एक ऑप्शन इसके पास आ गई। सवाल ने ये नहीं बताया कि सुल्तान ने भी नहीं किया, तो पहली ऑप्शन किसके पास आएगी। अगर वो नहीं कर रहा तो सुल्तान, और अगर ये भी ना करे, इफ़ सुल्तान, देखिए सवाल शुरू हो रहा है इफ़ से, इफ़ सुल्तान डज नॉट मेक, तो फिर क्या होगा ऑर्डर ऑफ टाइम। दोनों बताएंगे आप, आपको दोनों ही बताने पड़ेंगे। और ये सवाल भी रिपीट हुआ हुआ, ये सवाल भी एक रिपीट सवाल है, इससे पहले 2 दफ़ा आ चुका है, तकरीबन सेम सवाल, तकरीबन सेम ये आपसे पहले पूछ चुका है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसकी भी 2 पार्ट्स हैं और नीचे वो कह रहा है कि अज्यूम करेंगे ए में, एक नई कहानी में फिट कर रहा हूँ।
तो ये तकरीबन एक ही सवाल है, पढ़ते हैं। काजिम एग्रीड टू सप्लाई 5 लाख कॉटन फैब्रिक रोल्स ऑफ अ स्पेसिफिक डिज़ाइन टू ज़ैनब्स वर्कशॉप ऑन 4 सितंबर बिटवीन 10 से 9। क्या डेट डिसाइडेड है? क्या टाइम डिसाइडेड है? क्या देने वाला कौन है? काजिम। लेने वाली कौन है? ज़ैनब है। लेना क्या उसने? 5 लाख कॉटन फैब्रिक रोल्स ऑफ अ स्पेसिफिक डिज़ाइन। ज़ैनब इन्फॉर्म्ड काजिम दैट शी रिक्वायर्स द रोल अर्जेंटली। उसने कहा कि मुझे ये रोल अर्जेंटली चाहिए, जल्दी चाहिए। एज शी हैज़ टू कैटर हर ऑर्डर। उसने बता दिया कि मुझे अपने ऑर्डर्स पूरे करने हैं, तो मुझे ये जो रोल्स हैं कॉटन फैब्रिक रोल्स, ये जल्द अज जल्द पहुंचा देना। 4 सितंबर 10 से लेकर 9 बजे तक के बीच में। 4 तारीख को क्या हुआ? काजिम वो रोल्स लेके पहुंचा ज़ैनब की वर्कशॉप पे एट 8:30 बजे। क्या ये इस टाइमलाइन के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा। 10 से 9 है, सुबह 10 से रात 9। कब लेकर आ रहा है? रात को 8:30 बजे। एंड आस्क्ड हर टू टेक डिलीवरी क्विकली। फ़ौरन से रिसीव कर लो। एज ही वॉज इन अ रश टू मेक अनदर डिलीवरी बिफोर 9 PM इन अ नियर बाय लोकेलिटी। उसने कहा कि मुझे एक और भी ऑर्डर देना है, तो ये तुम फ़ौरन से मेरे से रिसीव कर लो, क्योंकि मुझे ज़रा जल्दी है। ज़ैनब wanted to check one roll from each of the 1000 boxes to ensure that they are of the same design, जो कि उसने ऑर्डर किया था। ज़ैनब भी चाह रही है कि वो 1000 बॉक्सेस खोले और उन 1000 में से कम एक एक रोल निकाल कर देखे कि क्या वो वही है जो कि मैंने ऑर्डर किया था। काजिम ने थ्रेट किया ज़ैनब को कि इफ़ शी डज नॉट साइन द गुड्स रिसीविंग नोट विद इन नेक्स्ट 10 मिनट, अगर तुमने 10 मिनट में GRN को साइन नहीं किया, ही विल नॉट डिलीवर द रोल्स टू हर एंड विल टेक द डिलीवरी ट्रक अवे। मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा और अपना ट्रक लेके आगे निकल जाऊंगा ताकि मैं अगला ऑर्डर पूरा करके आऊँ। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस वेदर काजिम इज़ जस्टिफाइड इन हिज कंटेंशन। और बताएं ज़ैनब की क्या पोजीशन है अगर काजिम उसको रोज़ डिलीवर नहीं करता। सोचें आप यहाँ पे क्या लिखेंगे। बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं हो रही है। क्या किया? ये कहना कि फ़ौरन से गुड्स रिसीव कर लो, क्या ये PPE के अगेंस्ट है? क्या कोई जुर्म है? जुर्म तो नहीं है। तो उसने सिर्फ वर्ड यूज़ करके आपको फंसा दी, आप फंस गए। आप पहुंच गए चैप्टर नंबर 4 में। ये 4 का आंसर ही नहीं है। क्या? हाँ, तो कहाँ पढ़ा था? चैप्टर नंबर 6 में। अब 6 के कॉन्टेक्स्ट में जाकर ज़रा इसको आंसर करने की कोशिश करें। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस याद है? उसकी कुछ शर्तें थी ऑफ अ वैलिड टेंडर। उसमें से 2 शर्तें यहाँ पे ये ख़राब कर रहा है। एक, वो कह रहा है कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे आगे जाना है, फ़ौरन से लो। इसका मतलब है कि वो उसको रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा फॉर चेकिंग। दूसरी शर्त कौन सी ख़राब हो रही है, ये मुझे आपसे पूछना है। ये तो सामने से जाहिर था ना कि ये शर्त ख़राब हो रही है। सेकंड कंडीशन कौन सी ख़राब हो रही है? सेकंड फीचर कौन सा ख़राब हो रहा है? नहीं याद है? अनकंडीशनल हो, प्रॉपर पर्सन हो, प्रॉपर प्लेस हो, प्रॉपर टाइम हो, रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी हो, होल ऑब्लिगेशन हो और जॉइंट प्रॉमिस वाली बात थी। 7 बातें थी। 7 में से एक आपने मुझे बता दिया कि सर उसको रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है। 7 में से एक और भी ख़राबी है यहाँ पे। प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर टाइम, अनकंडीशनल, प्रॉपर पर्सन। ज़रा गौर करें, हैं कौन सी लगाइए? कंडीशन लगा देगा अगर तुम 10 मिनट में साइन नहीं करोगी तो मैं इसको डिलीवर नहीं करूँगा। तो ये 2 चीज़ें उसने ख़राब कर दी पकड़ के। तो क्या अब मैं काजिम की तरफ से एक वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मानूंगा? नहीं मानूंगा।
अब देखें, डिस्कस करें वेदर काजिम इज जस्टिफाइड इन हिज कंटेंशन। नहीं, वो जस्टिफाइड नहीं है, उसकी तरफ से एक वैलिड फॉर परफॉर्मेंस मैं काउंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे फीचर्स ही पूरे नहीं हो रहे हैं। दो चीज़ें ख़राब कर दी हैं, एक उसने कंडीशन डाल दी है और एक दूसरी पार्टी को मौका नहीं दिया गया कि वो रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी ले और उसको वेरीफाई करे। वो कह रहे हैं 10 मिनट में वेरीफाई करो और 1000 बॉक्सेस हैं, तो 10 मिनट में 1000 बॉक्सेस को वेरीफाई नहीं किया जा सकता। डिस्कस करें ज़ैनब की पोजीशन अगर उसको वो डिलीवर नहीं करता। अब ज़ैनब कौन है? एक एग्रीव्ड पार्टी है। अब वो एक, तो अब वो क्या क्या कर सकती है? वो वैलिड भी कर सकती है और वो वॉइड भी कर सकती है, और वॉइड करके वो उस दूसरी पार्टी से डैमेजेस भी ले सकती। पार्ट ए समझ आया? 4 मार्क्स का क्लियर है। नीचे अज्यूम दैट इन ए अबव काजिम ने वो रोल्स डिलीवर किए हैं ज़ैनब की वर्कशॉप पे ऑन 5 सितंबर। करने कब थे? नहीं, 4 को। यहाँ पे कब कर रहा है? 5 को, सुबह 10:30 बजे। बट ज़ैनब रिफ्यूज्ड टू टेक द डिलीवरी, उसने मना कर दिया। प्रॉपर टाइम नहीं है, टाइम एसेंस था और वो टाइम के बाद आ रहा है। हाउएवर ज़ैनब ने ऑफ़र किया कि वो डिलीवरी ले लेगी अगर तुम उसको स्पेशल डिस्काउंट दो 20% का ऑन द इनवॉइस अमाउंट। ये वही बात है कि झंडा मैंने मंगवाया था, झंडा पहुंचा 1 दिन के बाद, मैंने कहा मैं झंडा रिसीव कर लूँगा अगर तुम मुझे डैमेजेस दो। वो डैमेजेस मैं उससे कैश में भी ले सकता हूँ। वो डैमेजेस ये भी हो सकते हैं कि 100 रुपये की चीज़ अब मैं उसे 80 रुपये में ख़रीदूँ, तो वो 20 मुझे चाहे जेब से दे या वो मुझे 20 उस प्रोडक्ट में से छोड़े, नुकसान किसका है? उसी बंदे का। बात तो वही है, चाहे इस जेब से निकाल लें या इस जेब से निकाल लें। हाँ जी, अब आपने बताना है काजिम को सोचते हुए। डिस्कस काजिम्स पोजीशन इफ़ ही रिफ्यूजेस टू गिव द डिस्काउंट एंड सू ज़ैनब फॉर ब्रीच। क्या वो ज़ैनब को सू कर सकता है? नहीं, ज़ैनब अपने अंदर एक डिफ़ॉल्टिंग पार्टी है। ज़ैनब चाहे तो उसको सू कर सकती है, काजिम पे कोई राइट उसका नहीं है। एग्रीज टू गिव द डिस्काउंट, कहता है ठीक है ले लो डिस्काउंट, एंड मेक्स द डिलीवरी, मगर बाद में वो सू कर दे फॉर द फुल अमाउंट, कैसे इसने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए, तो ये भी भाई साहब नहीं कर सकते इस तरह, क्योंकि वो एग्री कर चुका है। देखते हैं सॉल्यूशन ने क्या कहा। शो हो रहा है वहाँ पे? सवाल नंबर 9। जी, काजिम जो है, काजिम्स ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू ज़ैनब इज़ नॉट वैलिड। ये बात तो मैं क्लियर है, वो ये वैलिड नहीं है, बिकॉज इट डज़ नॉट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन सी? एक, अनकंडीशनल अब ये नहीं रहा, और दूसरा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ चेकिंग प्रोवाइड नहीं की गई। Due to the above reasons, Kazim is not justified in his contention, and since his offer of performance is not fulfilling the requirements। ये बात हमें क्लियर हो गई है। अब ज़ैनब के बारे में सोच लेते हैं। ज़ैनब को अर्जेंसी थी क्योंकि उसने अपने ऑर्डर पूरे करने थे, ऑन टाइम उसको चाहिए था, और ये काजिम की नॉलेज में चीज़ थी, उसने उसको बताया हुआ था, इन्फॉर्म किया हुआ था, which he tried to use at his own advantage by threatening to leave without taking the delivery। उसने कहा ठीक है मैं इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, तो मैं तो ये नहीं ना चाहिए, उसको पता है कि उसको चाहिए। If Kazim does not deliver the rose to Zainab, Zainab can claim the compensation for breach because non-delivery हुई है at an agreed date। जो दिन डिसाइडेड था उस दिन जब वो चला जाएगा विदाउट सप्लाइंग द गुड्स, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रीच। अब पार्ट बी, पहला पॉइंट, काजिम ऑलरेडी न्यू कि ज़ैनब को क्या है? एक अर्जेंसी है, ड्यू टू विच टाइम वॉज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंगली काजिम कैन नॉट होल्ड ज़ैनब रिस्पॉन्सिबल, वो उसको होल्ड नहीं कर सकता फॉर ब्रीच एज शी हैज़ द राइट टू डिक्लेयर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ड्यू टू एनी रीजन्स। फिर काजिम ने कहा कि भाई 20% का डिस्काउंट मान लिया, अब बाद में वो ये
क्यों? ऑल्ट्रेशन हो गई, याद? एग्जिस्टिंग चीज़ को आपने पकड़ के चेंज कर दिया था। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को चेंज करना क्या है? ऑल्ट्रेशन। पहले वहाँ पे कोई डिस्काउंट की ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी, अब आ गई है। कंसिक्वेंटली ही विल नॉट बी एबल टू डिमांड द फुल पेमेंट फ्रॉम ज़ैनब आफ्टरवर्ड्स। ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल था बाकियों से, मगर वो जो सवाल था रहीम वाला वो आसान था। सवाल पेमेंट वाला आसान था। सवाल जो दो हमने देखे हैं लॉजिक स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आसान थे। तो ये एक सवाल थोड़ा सा तंग करने वाला था, मगर बाकी इजी है। तो इसका मतलब है कि मुझे इजी सवालों में से इतने मार्क्स हासिल कर लेने हैं कि मैं अपने 50 तक इजीली पहुंच जाऊं, उसमें मुझे मसला ना हो। तो सर 17 की क्राइमिंग और 28 का लॉजिकल, 45 में से कितने अब आप मुझे बताएं हासिल कर सकते हैं? क्या इस 45 में से हम 35 हासिल कर सकते हैं? एक एवरेज बच्चा इस 35 में याद रखेगा ये 17 की क्राइमिंग भी शामिल है, यानी कि इस 28 में से 18 और ऊपर का अगर आप पूरे का पूरा 17 हासिल कर लें तो पास आप हो सकते हैं। सिर्फ आपने एक अच्छी प्रैक्टिस करनी है। ये पेपर करवाने का मकसद ये है कि आपको ये बता सकूं कि चीज़ें आपको समझ आई नहीं है, सवाल आपको पता है, बस अब आपने अब लिखना है। आपके पास 3 दिन है, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार भी है और आज का दिन भी है। तो इन 4 से 5 दिनों में आप पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को पी सकते हैं। तो आज से बस को लिखें। आपके माइंड में पेपर है 5 तारीख को, मगर आप सोचें कि पेपर 5 को नहीं है, पेपर उस दिन है जिस दिन यहाँ पे मॉक है। पेपर मेरा उस दिन है जिस दिन यहाँ पे मॉक है, ताकि आपके पास उसके आगे भी 2 वीक्स का मार्जिन हो चीज़ों को कवर अप करने के लिए। तो एक आइडियल टाइम आ रहा है। 55 मार्क्स का पेपर है, हाफ ऑफ द पेपर। इसको लिख के करें, ये अटैम्प्ट सॉल्व करें, हाथ से गुजारें, पूरी की पूरी अटैम्प्ट लिख के सॉल्व करके, ताकि आप में एक मोटिवेशन आए कि यस आई कैन डू। जब मैं कर दूंगा, यस आई कैन डू। आपके पास है अभी, कर दो शेयर ग्रुप में, यस आई कैन डू। इसके एमसीक्यूज करें, करते हैं। लेट्स सॉल्व द एमसीक्यूज आल्सो। हाँ वो भी कर दो, स्प्रिंग का भी कर दो। स्प्रिंग का भी सारे कर दो बेशक। अच्छा वो स्प्रिंग 23 की बात कर रहे हो? 22। ये ऑटम वाइज है। हमने एक ऑटम वाइज करना था और एक स्प्रिंग 23 करना था। ये वाला कर दो। अच्छा जी, एमसीक्यूज में मैं आपको बता दूं कि इस पेपर में जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज आए थे ना, वो थे कितने थे भला? कितने हैं? 12। मगर क्यों? मार्क्स तो 15 होते हैं, तो फिर 12 एमसीक्यूज क्यों होंगे? क्या रीज़न है? कुछ एमसीक्यूज 1.5 मार्क्स के या 2 मार्क्स के भी होते हैं। तो हर एमसीक्यू 1 नंबर का नहीं होता, कुछ 1.5 के भी होते हैं, इवन कुछ 0.5 के भी आ सकते हैं। शायद एग्ज़ाम में आपको 18 एमसीक्यूज मिल रहे हों, मगर मार्क्स कितने होंगे? 15। तो 0.5 का भी हो सकता है, 1 का भी, 1.5 का भी और 2 का भी। तो ये देख के परेशान आपने नहीं होना। अच्छा सर, क्या मुझे एमसीक्यू जब सॉल्व करूं तो उसका खाली ऑप्शन लिखूं, ऑप्शन के साथ उसकी स्टेटमेंट लिखूं, ऑप्शन के साथ स्टेटमेंट भी लिखूं और रीज़न भी लिखूं, और ऑप्शन के साथ रीज़न लिखूं? क्या करूं? सिर्फ ऑप्शन। हमें कोई रीज़न या कोई स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्ज़ाम हॉल में आपने क्या करना है, जो आपने फर्स्ट पेज होगा ना, शीट का फर्स्ट पेज, वो आपने अलग कर लेना है फॉर एमसीक्यूज। ये ऐसे आपको पता है कि ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख लिया एमसीक्यूज और नीचे 1 2 3 या रोमन में 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, और इसके आगे आपने लिखना है उसका आंसर। ए है, बी है, सी है या डी है। स्टेटमेंट पूरी लिखने की ज़रूरत हमें एग्ज़ाम हॉल में नहीं है, कोई रीज़न देने की ज़रूरत
नहीं है, जब तक सवाल कह ना रहा हो, जब तक सवाल ने मांगी ना हो। तो क्या इसने मांगी है? सवाल क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कोई रीज़न आपने नहीं लिखनी है, कुछ भी आपने एक्स्ट्रा वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करना है। अच्छा जी, इस पेपर में 10 नंबर का एरिया 15 मार्क्स में से था फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 10 नंबर के एमसीक्यूज 15 में से 3/4। तो वो कौन कौन से हैं मैं वन बाय वन करके आपके सामने रखता हूँ, आपने सोचना है और मुझे ऑप्शन उसका बताना है। एमसीक्यू नंबर 3, सोचें ज़रा ये क्या कह रहा है। एमसीक्यू 3 में क्या हो रहा है और आपके नज़दीक इसका ऑप्शन क्या है? यहाँ पे उनकी डेट है, तो सर्टन एक करना चाह रहा था मगर दूसरी पार्टी ने उसको पकड़ के रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, सवाल क्या है कि क्या वो डैमेजेस ले सकता है या नहीं, और अगर हाँ तो कितने? 100 रुपया पर किलो, 250 पर किलो, 100 kg। तारीखें आ रही हैं, तारीखें आ रही हैं। अब ठहरें। On Jacob September, OF agreed to deliver 100 kg of freshly picked red roses to Blaze Banquet on 4 September at rupees 250 per kg. Freshly picked यानी कि अभी अभी तोड़ के आए हों, पुराने ना हो। क्यों? क्योंकि एक वेडिंग सेरेमनी थी, बैंक्वेट हॉल को फूल चाहिए थे। As the roses were to be picked in the morning of the event day, OF ने ये कहा कि चलो मैं इसको प्रोक्योर कर लेता हूँ फ्रॉम द टेफ्टा गार्डन्स। वो गया टेफ्टा गार्डन्स में, जाके वहाँ से उसने प्रोक्योरमेंट कर ली एट एन एग्रीड रेट ऑफ ₹100 पर kg। सप्लाई उसने था 250 पे। हाउएवर ऑन 3 सितंबर, इवेंट से एक दिन पहले, Before OF could place the order with the TG, BB contracted off and asked for the delivery to be made on 7 सितंबर। उसने कहा भाई अब 7 को ले आना। क्यों? क्योंकि अब जो सेरेमनी थी वो आगे रीस्केजुअल हो गई है। OF जो ऑर्गेन्जा फ्लोरिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि भाई सॉरी, अब हम ये डिलीवरी डेट चेंज नहीं करेंगे और हम अपना कॉन्ट्रैक्ट रिस्काइंड कर रहे हैं। ऑप्शन हैं 4। मज़े की बात है कि 4 में से हमेशा 2 ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही फारिग होती हैं, जैसे कि ये कोई पेनल्टी वाली बात ऊपर तय ही नहीं हुई थी, तो ये डी ऑप्शन तो मैंने वैसे भी साइडलाइन कर देना है। अब अगर डैमेज हो भी तो वो होना चाहिए 250 के लिहाज से, तो ये 10,000 भी फारिग हो गया। तो यहाँ बी है या सी है। अब डैमेज बनता है यहाँ पे, ये बताएं पहले मुझे, डैमेज बनता है यहाँ पे? डैमेज क्या बनता है यहाँ पे? बनता? क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? उसने प्रॉपर टाइम नहीं बताया था। ऊपर उसने प्रॉपर टाइम नहीं बताया था, उसने बाद में अल्टरेशन की है। उसने अल्टरेशन की है, तो डैमेज यहाँ पे क्लेम वो
क्योंकि उसने ये भी नहीं बताया हुआ कि अगर तुम उसको ख़त्म करोगे तो मैं तुमसे इतना डैमेज चार्ज करूँगा। ये बात कम्युनिकेट दूसरी पार्टी को हुई नहीं है। तो ये ऑप्शन सी है, नो, बिकॉज OF हैज़ नॉट सफर्ड एनी डैमेज। उसको तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, उसका तो काम ही है ना फूल का, आगे दे देगा किसी और को। हाँ, उसने तो करना ही था अपना काम, तो उसको कोई डैमेज नहीं हुआ। तो दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4 पढ़े जरा, मोना वाला। मोना promised to sell her wedding dress to Sadaf for rupees 80,000। 80,000 रुपये में एक वादा हो गया कि मैं तुम्हें अपना शादी का जोड़ा बेच दूंगी। इफ़ शी वुड पे रुपीज़ 30,000 इन एडवांस एंड द बैलेंस ऑन द डिलीवरी डेट विच वॉज अ मंथ बिफोर सदफ्स वेडिंग। तो 30 पहले एडवांस दे दो और बाकी बाद में। मोना न्यू कि जो उसका शादी का जोड़ा है ना वो ऑलरेडी बारिश की वजह से ख़राब हो चुका है, यानी कि वो चीज़ अब मौजूद ही नहीं है जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट करने में वो इंटरेस्टेड है। ये फ्रॉड है, एम्प्टी प्रॉमिस है। ये क्या है? एम्प्टी प्रॉमिस। एंड डिस्ट्रॉयड इट कम्प्लीटली। हाउएवर शी, उसको चाहिए था 30,000 रुपया अर्जेंटली, तो उसने ये बहाना कर दिया कि मेरे पास एक जोड़ा है, तुमने ख़रीदना तो तुम मुझे इतने पैसे दे दो। तो 30 जो उसको चाहिए था वो उसने उधार पकड़ लिया। सदफ एग्री टू द पेमेंट, और उसने 30,000 रुपये मोना को पे कर दिया। सब्सिक्वेंटली बाद में क्या हुआ, व्हेन मोना फेल टू ऑनर द डिलीवरी, सदफ मार्केट गई और वहाँ से एक और जोड़ा परचेज करके लाई लाख रुपए का। अब बताएं कितनी अमाउंट लाइबल है, बताओ डैमेज कितनी अमाउंट मोना पे करेगी? 30 तो वो ले लिया, और फिर 1 लाख में 80 में जो डिफरेंस आ रहा है 20 ये, तो 30 और 20 50। तो ये 1.5 नंबर हासिल करना मुश्किल था। आपने सिर्फ बी लिखना और आपको 1.5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाने। ऊपर आपने सिर्फ सी लिखा और आपको 1.5 मार्क्स मिल गए। मज़े की बात नहीं है। कितना क्लेम कर सकती है? 50। देखो ना, 30 एडवांस वाला और 2 डिफरेंस, लाख और 80 का डिफरेंस, तो 30 और 20 50। आगे क्या है ये इसको चेक करें, अजीज़ा को चेक करें, 1.5 मार्क के लिए। अजीज़ा इज़ अ होम बेस्ड बेकर। यहाँ पे क्या हो रहा है? चैप्टर 2 का है, आपको हिंट दे दूँ। Aziza is a home-based baker famous for making the themed cakes for special occasions. 5 September, a discount was made on Aziza's social media account with the caption कि अगर आप आज ऑर्डर करेंगे तो हम आपको 2,000 पर पाउंड के ऊपर आपको चॉकलेट फज केक देंगे, डिलीवरी विद इन 24 आवर्स। ये कहाँ पे हुई ऑफ़र? सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे हुई है। क्या स्पेसिफिक हुई है? क्या किसी एक बंदे को की गई है? नहीं, आम आवाम को की गई है। क्या ये ऑफ़र है या ये इनविटेशन टू ऑफ़र है? ये एक इनविटेशन टू ऑफ़र है। सादिया मैसेज अजीज़ा ऑन द सेम डे फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर अ 2.5 पाउंड केक। उसने कहा कि मैं आपको 2.5 पाउंड का केक का एक ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ। तो अगर ये इनविटेशन है तो ये क्या हुई? ये ऑफ़र हुई। अजीज़ा रिप्लाइड, अब वो 3,000 रुपये पर पाउंड चार्ज करेगी। तो क्या ये एक्सेप्टेंस है? ये एक्सेप्टेंस नहीं है। तो क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं हुआ। अब बताएंगे क्या अजीज़ा 2,000 रुपये पर पाउंड के हिसाब से केक बेचने पे कंपेल है? तो नो, तो क्यों? ए या बी? बी क्यों? क्योंकि कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई थी। 1.5 नंबर।
तो 3, 4, 4.5, 4.5 नंबर आपने बैठे बैठे 3 बातें लिख के, 3 वर्ड्स लिख के हासिल कर लिए हैं। और कितने में मैंने कितने में पास होना है? 50 पे। 4.5 मुझे यहाँ से मिल चुके हैं। अगला 2 और हैं, एक 7 है और एक 8 है। 7 देखें ज़रा। फुरकान प्रॉपर्टी गिफ्ट। Furqan gifted a property to his spouse Nadra on completion of her post graduate ceremony। जैसे ही वो पोस्ट ग्रेजुएशन में गई, उसने पास किया, फुरकान ने अपनी स्पाउस को, अपने शरीक हयात को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, उसके हवाले हो गई। बाय नेचुरल लव या गिफ्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई। क्या इसमें कंसिडरेशन 1 साइड हुई है, 2 साइड हुई है? 1 साइड हुई है, तो ये अलाउ है। सब्सिक्वेंटली ऑन फुरकान्स रिक्वेस्ट, बाद में फुरकान ने एक रिक्वेस्ट की, नादरा एग्रीड टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इन फुरकान्स नेम, दोबारा वापस ट्रांसफ़र, इफ़ अगर किसी टाइम फ्यूचर में उसको कोई हैवी लॉस हुआ बिजनेस में ड्यू टू एनी रीज़न। After 5 years, Furqan incurred heavy loss due to COVID-19 pandemic and asked Nadra to transfer the property in his name, which she refused। उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि अब मैं वापस ट्रांसफ़र नहीं करूँगी। क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? आपके पास 2 मिनट है, ज़रा फैसला करें, यस या नो। पहले एग्री किया था, क्या पहले लिखवाया भी था? रिटर्न में नहीं है। टॉपिक कौन सा? कंसिडरेशन वाला। ऑप्शन कौन सी होगी? अब जरा गौर करो। कई कंटिंजेंट है ऑन हैवी लॉस। हैपनिंग वाला ही है, हैपनिंग इवेंट वाला नहीं, क्या ये कंटिंजेंट है ऑन हैवी लॉस? आता या ना आता वो एक अनसर्टन बात है ना, तो वैसा तो नहीं है। क्या यस बिकॉज ऑल एग्रीमेंट्स मेड वर्बली आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, तो ये तो वैसे गलत हो गई। नो बिकॉज द एग्रीमेंट इज वॉइड ड्यू टू लैक ऑफ कंसिडरेशन, ये मुझे लग रहा है, कुछ लग रहा है। नो बिकॉज द एग्रीमेंट वॉज मेड बाय नादरा अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, ये भी नहीं, को उसने कोई इमोशनल उसको नहीं किया, तो वो नो कर सकती है। क्योंकि अब जब उसके नाम पे प्रॉपर्टी वापस आ गई है, तो वो जब देगी तो पहली वाली बात तो ख़त्म हो गई है ना। अब अगर वो ट्रांसफ़र नहीं कर रही है और लिखवाई भी नहीं जा रही है, तो दैट इज़ लैक ऑफ कंसिडरेशन। आप उसको लायबल करार नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसिडरेशन। 4.5 और 1.5 कितने हो गए? 6। अगला करें, मज़ीद 1.5 नंबर लें। Fike agreed to sell 2 snow leopard cubs to Wajiha for ₹5 lakh। He also promised to deliver an imported Persian cat worth ₹80,000 along with the cubs as complimentary। ये क्या होता है? Complimentary क्या होता है? साथ दे देना, मुफ्त, फ्री। Complimentary is something which is additional। On the delivery date, Wajiha refused to take the delivery of the cubs on the premise that snow leopards was endangered और कैप्चर करना अंडर लोकल लॉ के ख़िलाफ़ है। मगर उसने कहा कि तुम मुझे वो वाली बिल्ली दे दो, मैं तुम्हें बिल्ली का मार्केट प्राइस देने को तैयार हूँ। क्या फाइक कंपेल है कि वो कैट को डिलीवर करें? यस या नो? पहले आपका फैसला होना चाहिए हाँ या ना। अब नो के ऑप्शंस को देख लें। नो तो नो क्यों? No, because the promise to deliver the cat was dependent on the delivery of snow leopard cubs।
नो बिकॉज द एग्रीमेंट इज वॉइड ड्यू टू इलीगल कंसिडरेशन। दोनों ही करीब करीब के हैं, मगर पहले क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, पहले क्या था याद है? अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में दो बातें हो, एक लीगल और एक इलीगल हो, तो हमने देखना कि पहले क्या हो रहा है। पहले क्या होता, पहले वो स्नो लेपर्ड्स जाते फिर उसको वो बिल्ली मिलती। तो अगर पहला ही इलीगल है तो दूसरा तो हम क्लेम भी नहीं कर सकते, दूसरा हम क्लेम भी नहीं कर सकते। तो नो बिकॉज द एग्रीमेंट इज वॉइड ड्यू टू इलीगल कंसिडरेशन। ये बात समझ आई कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में दो बातें हों, एक लीगल और एक इलीगल, तो पहले क्या हो रहा है? याद है फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। अगर फर्स्ट फ्लोर ही फारिग है तो ये एग्रीमेंट पूरा का पूरा वॉइड है। हाँ, अगर इसका उलट होता कि बिल्ली उसके बाद कब्ज होते, तो फिर अगर वो ना करती तो फिर यहाँ पे सी ऑप्शन आ सकता था। कितने मार्क्स हो गए? कितने मार्क्स हो गए? 7.5। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों आपके सामने हैं। 7.5, 8.5 और 1.5, 10 नंबर पूरे हो जाएंगे। पहले ये वाला करें, ऑप्शन 10। 10वां MCQ क्या है? ऑन 1 जून अली मेड एन अनाउंसमेंट प्रॉमिसिंग टू पे अ रिवॉर्ड ऑफ 90,000 टू एनी पर्सन हु फाइंड हिज लॉस्ट डॉग। कुछ याद आ रहा है? सारिम केम टू नो अबाउट द अनाउंसमेंट ऑन 15 जून and decided to find the dog. On 30 June, Sarim found the dog and handed over to Ali on the same day. Ali paid the reward of 90,000 to Sarim on 10 July. In the above scenario, बताइए कॉन्ट्रैक्ट किस दिन फॉर्म हुआ? 1 जून, 15 जून, 30 जून या 10 जुलाई? बताएं। 15 जून को। क्यों? 15 को क्या हुआ? क्योंकि सारे को बाद में पता चला। इसको ज़रा सोचें ख़त के कॉन्टेक्स्ट में। देखें हो क्या रहा है। 1 जून को एक अनाउंसमेंट हुई, 1 जून को एक वो अनाउंसमेंट सारिम तक कब पहुंची? 15 जून। वो ऑफ़र पूरी हो रही है, वो ऑफ़र कम्युनिकेट हो रही है 15 को। 15 जून को ही दोबारा नहीं ना, 15 जून को तो ऑफ़र पूरी होगी ना। 30 जून को सारिम को डॉग मिल गया, यानी कि 30 जून को उसने वो काम कर दिया जिससे उसकी ऑफ़र एक्सेप्ट हो गई। ऑफ़र क्या थी? कुत्ता ढूंढना। ढूंढ कब रहा है? कब मिला उसको? तो पूरा कब हुआ? 30 को। हाँ, 15 को सिर्फ ऑफ़र पहुंची थी। 15 को दूसरी पार्टी को, ऑफरी को पता चला था कि एक ऑफ़र है। वो ऑफ़र उस तक कम्युनिकेट कब हो रही है? 15 को। इसको ऐसे करना है। अली ने ख़त पोस्ट किया 1 जून को, ख़त कब पहुंचा? 15 जून को। तो 15 को कब हुई ऑफ़र पूरी? 30 जून को उसने अपनी एक्सेप्टेंस का ख़त भेज दिया, तो बाउंड कौन हुआ? दूसरी पार्टी। तो इसके नज़दीक कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा हुआ? 30 जून को। समझ आई बात की? तो ये 30 जून है। आखिरी वाला देखें, परवेज़ वाला चेक करें। परवेज़ हैड अ गेस्ट हाउस इन एबटाबाद। इसको देखें ज़रा। Pervez had a guest house in Ahmedabad, which he rented to his business partner. क्या नाम है इसका? करीम। किस प्राइस पे? At a regular price for 2 days. On the day of leaving Ahmedabad, Kareem noticed overdues of last month appearing in the bill of the guest house.
नोटिस कौन कर रहा है? करीम। और करीम वहाँ पे रह भी रहा है किसका? परवेज़ का। ही पेड द बिल टू अपीज, उसने परवेज़ की खुशी के लिए वो बिल पे कर दिया। When परवेज़ केम टू नो अबाउट द करीम्स एक्ट, ही थैंक्ड करीम एंड वर्बली प्रॉमिस, ज़बानी कह दिया कि मैं तुम्हें इसके पैसे वापस कर दूंगा। क्या वो लायबल कर सकते हैं अगर वो रिफ्यूज़ कर दें? यस और नो? पहले ऑप्शन क्या है, यस और नो? यस या नो? आप लोगों का अब यस कह रहे हो, इतना तजाद क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रॉमिस तो कंपल्सरी पास रेंडरिंग सर्विस है, तो इसमें वर्बल कैरेक्टर नहीं। ये पहली बात तो ये यस है, ये यस है, नो नहीं है। अब यस में दो बातें हैं। यस बिकॉज परवेज़ प्रॉमिस टू पे करीम फॉर हिज वॉलंटरी एक्ट। यस बिकॉज करीम वॉज क्या वो लीगली बाउंड था? नहीं। तो ऊपर वाली बात वॉलंटरी एक्ट। तो 10 में से एक आधा गलत होगा, 8.5 तो निकाल सकते हो। तो कुछ मोटिवेशन आएगी, उसी कर सकते हो, सिर्फ करने वाले बने। लिटरली आप कर सकते हैं, यू जस्ट हैव टू डू। अगर आप उसको सही से कर जाए ना, यकीन माने यू आर मच मोर केपेबल ऑफ पासिंग द एग्ज़ाम। बस शर्त ये है कि आपने अब से ऑनवर्ड्स लिखना भी साथ साथ शुरू कर देना है। पढ़ने के साथ साथ लिखना भी ज़रूरी है। एक पेपर है बस आपका तो है ही एक, तो आपने सारा फोकस डालना है कि अब अगर आप एग्ज़ाम में जाएं तो आप इस काबिल हों कि आप उसको पास करके बाहर आए। एग्ज़ाम हॉल में यू शुड बी नोइंग कि यार मैं इसको निकाल चुके हूँ। ये मिथ्स हैं कि 2 रखो तो 1 पास होगा, 3 रखो तो 2 पास होंगे, 1 रखो तो पास ही नहीं होगा। वो अच्छा, वो खुद कहाँ पे गायब है? वो ऐसी ऐसी बातें करके बीमार हुई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वाकई में कुछ नहीं है, भूल जाएं। ये बिल्कुल होता है। ये कौन कहता है कि अच्छा, एक ये मिथ भी है कि आई कैप जो है ना वो बच्चों के पेपर रखता है टेबल के ऊपर से पंखा चला देता है, तो जो पेपर ज़मीन पर गिर गए वो फेल हो गए, जो ऊपर रह गए वो पास हो गए। ये सिर्फ कहानी है। फिर एक ये मिथ भी है कि एग्जामिनर के पास हमारा कॉलेज का ट्रैक रिकॉर्ड होता, जो कि कॉलेज ज़िंदगी में नहीं भेजता किसी को भी, उसका इतना टाइम ही नहीं है। कुछ कोटा नहीं है, कुछ कोटा नहीं है, कुछ कोटा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सारी की सारी क्या है? मिथ्स है। तो अगर वो मेरे सामने होती तो मैं ज़रा उनको पूछता कि उन्होंने कहाँ से सीखा ये चीज़। तो मुझे इतना बताया कि आप पेपर पास कर सकते हैं। जो पास करते हैं उनके कोई 2 सींग अलग से नहीं होते हैं, वो भी आप जैसे ही होते हैं। तो आप निकाल सकते हैं, बस आपने अपनी मेहनत को जारी रखना है। डन। अल्लाह हाफ़िज़।